हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमने आप लोगों के लिए घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें आप घर बैठे ही अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप 9th, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस फ्री में अवेलेबल मिलेंगे, जिसकी वजह से आप घर बैठे ही अपनी तैयारी पूरी कर पाओगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, लिखा हुआ है नाजीवाद और हिटलर का उदय। यह स्टैंडर्ड 9 के इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ पार्ट हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हें भी देख लें, ताकि आपको क्लियरेंस मिले और इसमें जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं वो आपको समझ में आए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिलेगी, आप वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाजीवाद और हिटलर का उदय। हमने पहले वाले में नाजीवाद के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने हिटलर का उदय देखा। अब हमारा टॉपिक है हिटलर के उदय के कारण। भाई, हिटलर के उदय के कारण क्या क्या कारण थे? मतलब हिटलर का उदय हुआ, बहुत अच्छी बात है, हिटलर का उत्कर्ष होना भी चाहिए, लेकिन उदय के पीछे क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से हिटलर आज मतलब इतना फेमस हो गया या फिर इतना फेमस होना पड़ा? तो उसके कुछ कारणों की लिस्ट है जो मैं फटाफट यहाँ पे लिखते जाऊंगा, ताकि आप समझते जाना, कोई लेट नहीं होगी। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हिटलर के वाले के बारे में, सबसे पहला हिटलर के उदय के कारण में आता है 1919 की वर्साय की संधि। वर्साय की संधि, ठीक है। इसके बारे में फटाफट दो चार लाइन में बात कर लेते हैं। 1919 की वर्साय की संधि में प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद हिटलर और उसकी जर्मनी को सारे के सारे बुरे कर्मों की ठेकड़ा इसके ऊपर फोड़ दिया गया कि सबसे बुरा काम आपने किया है, सबसे ज्यादा बुरे आप हो, आपने ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू कराया, आपके वजह से ही सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो 1919 की वर्साय की संधि हिटलर और उसके लोगों के लिए एकदम खतरे की घंटी की तरह थी। इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार हमने ऐसा क्या कर दिया, हमारे लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसमें जर्मनी को अपनी सारी कॉलोनी छोड़नी पड़ी थी। 1919 की वर्साय की संधि के बारे में मैंने बताया था कि इसमें उसे अपनी सारी की सारी कॉलोनी छोड़नी पड़ी थी। अपने साम्राज्य का 13% हिस्सा, अब आपकी ये कितनी बड़ी एम्पायर है और आप उस एम्पायर का 13% हिस्सा खो दो, अपनी 10% बढ़िया आबादी खो दो, 75% अपना लोहा और 26% कोयला खो दिया इन्होंने। तो आप समझो क्या क्या हुआ था। वर्साय की संधि में इनको क्या क्या छोड़ना पड़ा था? सारे उपनिवेश, इसको यहीं पे लिखते हैं, सामने लिखते हैं ताकि समझ में आए। उपनिवेश सारे के सारे, एक भी नहीं रखना है, सारे उपनिवेश आपको छोड़ने हैं। यानी जितने भी देशों को इसमें गुलाम बनाया था या फिर कब्जा करके रखा था अपने व्यापार करने के लिए, उन सभी देशों को छोड़ना है, एक को भी आप दोबारा अपने पास नहीं रख सकते। तो सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े। दूसरा, अपने राज्य का कितना परसेंट, मतलब 13% राज्य छोड़ना पड़ा। भाई, जर्मनी का 13% इन लोगों ने काटा है, बाहर का नहीं, खुद जर्मनी का 13%। क्यों? बॉर्डर बनाएंगे हम, क्यों? ताकि आप आगे दोबारा मत बढ़िए। अरे हमने गलती की, हमारी गलती की सजा आपने हमको दी, दे भी दी। क्या किया आपने? बहुत ही अच्छी तरीके से बॉर्डर वॉल बनाई है, मतलब हमारा राज्य छीन, उपनिवेश छीन लिया, अच्छी बात है। लेकिन आप ये करोगे, मतलब हमारा से 13% हमारा राज्य छीन लोगे, ये तो गलत है। और इसीलिए यहाँ पर जो सिस्टम था, यहाँ पर जो मेथड चल रही थी, वो लोगों को गलत लगी। क्यों? क्योंकि भाई 13% राज्य छीन लिया गया इनसे, इनको दिया ही नहीं गया। तो इसीलिए लोगों के अंदर थोड़ा ज्यादा गुस्सा था कि भाई कैसे ऐसे कैसे छीन लोगे, अब हमसे राज्य छीन लिए। तो इसलिए 13% राज्य छीन गया था। और इस राज्य, जब ये राज्य छिनाएगा तो राज्य खाली जगह थोड़ी होती है, उसमें लोग होते हैं। और इसीलिए 10% जनसंख्या भी चली गई साथ ही साथ। 10% की जनसंख्या साथ में ही खत्म हो गई। भाई समझ रहे हो, खत्म कर दिया गया पूरी की पूरी जनता को, जनसंख्या को खत्म कर दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो थी वो गड़बड़ हमको देखने को मिल रही थी। यहाँ पर जितनी भी गड़बड़ थी वहां पे गड़बड़ देखने को मिल रही थी। ठीक है, आपने देखा।
अब हम आगे आते हैं अगले टर्म पे। तो अगले टर्म पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 10% जनसंख्या चली गई, उसके बाद 75%, ये जो जमीन गई थी ना, उस जमीन में 75% लोहा की खदान थी भाई। 75% लोहा का खदान, ऐसे कैसे, मतलब किसी से छीन लिया गया? ऐसा वैसा भी नहीं, पूरा 75% लोहा का खदान छीन लिया गया, पूरा का पूरा सेगमेंट ही खत्म। इन लोगों को तो लगा हमारा क्या होगा। अब उतना ही नहीं, इनसे 26% कोयले का खदान भी छीन लिया, खदान छीन लिया गया। अब देखो इतना तो हो गया, इतना तो हो ही गया, साथ ही साथ इनकी आर्मी जब्त कर ली गई, और साथ ही साथ इनकी नेवी जब्त कर ली गई, और एक पॉलिश कॉरिडोर नाम का इलाका तय किया गया, जिसमें एक स्पेशल इलाका डिसाइड किया गया, जिसमें जर्मनी का कुछ इलाका, पोलैंड का कुछ इलाका मिला के खाली छोड़ दिया गया, ताकि इस पे कोई राज्य नहीं करेगा, इस पे कोई नहीं जाएगा, ताकि देश को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, देश वेश मेंटेनेंस की बात छोड़ो, उल्टा गड़बड़ ही हो गई थी, घपलेबाजी वगैरह वगैरह, उधर अभी हम नहीं जाएंगे। वहां पे बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और साथ ही साथ छठा नंबर का सबसे अपमानजनक, 6 बिलियन पौंड का क्या देना है, वो जिसको क्या कहते हैं, 6 बिलियन पौंड का हर्जाना देना है, कि आपके वजह से वॉर हुआ है तो आप पैसा रिटर्न करो। 6 बिलियन पौंड का हर्जाना दिया था इन लोगों ने, जर्मनी से वसूला गया था। तो इतनी अपमानजनक संधि थी इसके लिए कि लोग जिसको बुरा कहेंगे, आपका ही देश अगर किसी पड़ोसी देश के साथ इतनी अपमानजनक संधि करे तो आप क्या टिके रहोगे? तो वर्सोय की संधि इतनी अपमानजनक थी, सारे उपनिवेश चले गए, 13% राज्य चला गया, 10% जनसंख्या चली गई, देश का 75% लोहा चला गया यार, लोहे के दम पे ही तो देश बनता है, और 26% कोयला चला गया, एनर्जी का सोर्स चला गया, जिससे पूरी की पूरी ऊर्जा मिलती है। 6 बिलियन पौंड का हर्जाना देना पड़ रहा है, पैसा कहां से आएगा? तो वर्सोय की संधि अपमानजनक इन लोगों के लिए काफी ज्यादा थी, ठीक है। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए हिटलर ने मतलब काफी कुछ किया था। जो जो चीजें छीनी गई थी ना हिटलर से, हर एक चीज हिटलर ने वापस मांगी, मांगी नहीं, छीनी, हर एक चीज हिटलर ने वापस छीनी। साथ ही साथ इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा सबसे बड़ा था 1929 की आर्थिक महामंदी। इसका बैकग्राउंड हम क्लियर से उठाते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, सारा का सारा उसका खनिज, कोयला, लोहा सब फ्रांस और दूसरे देशों के कब्जे में चला गया, बहुत ज्यादा जनसंख्या, बहुत ज्यादा राज्य क्षेत्र भी चला गया, तो अनाज वगैरह खाने में भी कमी हो गई। और इसी वजह से क्या होता था कि चीजों का दाम बढ़ने लगा और धीरे धीरे गड़बड़ी आने लगी। उस वक्त क्या होगा ना कि अपनी कागजी मुद्रा जो होती वो जर्मन की, उस वक्त जर्मनी की मुद्रा मार्क थी। क्या थी जर्मनी की मुद्रा? मार्क, MARK, मार्क होती थी जर्मन की मार्क, ठीक है, जिसको ड्यूश मार्क भी कुछ लोग कहते हैं, या जर्मन मार्क भी कहते हैं, ठीक है। मार्क होती थी, वो जारी की जाती थी, और लोगों को क्या हो गया कि धीरे 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 पैसे दाम बढ़ते जाने लगा और चीजें कम होते जाने लगी। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सरकार ने क्या किया, थोड़े से नोट छाप दिए, थोड़े से एक्स्ट्रा नोट छाप दिए, और उस एक्स्ट्रा नोट की वैल्यू के लिए उसके पास कुछ भी सोना बचा नहीं था। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में क्लियरली बताया कि सोना बचा ही नहीं था, तो सरकार उस नोट के बदले कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि इस नोट को के बदले कितना सोना लिया गया है, या इस नोट के बदले का कोऑर्डिनेशन कैसा है, और इसी वजह से सबसे ज्यादा गड़बड़ देखने को मिल रही थी। क्या हुआ? उसके बाद आर्थिक महामंदी का दौर आ गया, उसमें सारी की सारी चीजों का दाम गिर गया। कहा था कि 1932 तक 3 साल के अंदर लोगों के पास खाने पीने का पैसा नहीं बचा, फैक्ट्री बंद हो रही थी, और धीरे 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 करके हर चीज में खात्मा गड़बड़ी देखने को मिल रहा था, और हर चीज की वैल्यू गिरते जा रही थी, 40% प्रोडक्शन गिर गया। और उसी वक्त हिटलर ने कहा कि अगर हम लोग वर्साय की संधि नहीं किए रहते, अगर हम लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में इतना अपमान नहीं मिलता, तो हम आर्थिक महामंदी नहीं झेल रहे होते। और इसी वक्त हिटलर को थोड़ा सा जोर मिल गया, नाजी पार्टी को थोड़ा सा समर्थन मिल गया। साथ ही साथ उससे भी भयंकर इसका जो सबसे बढ़िया पार्ट था वो ये था कि यहूदी विरोधी भावना एक सच्चाई है, यह
एक सच्चाई है कि अगर आप अमीर हैं, सॉरी गरीब हैं, तो आप अमीरों से नफरत करोगे। ये सच्चाई है, कोई कहे चाहे ना कहे, ये बात तय है। अगर आप अमीर हैं तो आप गरीबों से नफरत करोगे, ये पक्का है, ठीक है। और अगर आप गरीब हैं तो अमीरों से नफरत करोगे, ये बात भी पक्की है। तो जर्मनी में जिस वक्त लोगों की हालात गड़बड़ हो रहे थे, उसी वक्त जर्मनी का एक विशेष वर्ग था जो बहुत धनी था, जिसको यहूदी कहा जाता है। यहूदी, जिसको अंग्रेजी में जीव, JEW, ये लोग JEW जीव थे, ठीक है। जीविश, इन्हीं को जीविश या जीव भी कहते थे, यहूदी होते थे। ये लोग क्या होते थे, ये लोग मुख्य तौर पर काफी धनी वर्ग थे और इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। ये लोग अच्छे खासे रिच परिवार से बिलोंग करते थे। और उसी वक्त पूरी जनता मर रही थी, उस वक्त इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी। ये लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से रह रहे थे, अच्छा सिस्टम चल रहा था, अच्छे से सब अपार्टस वगैरह सब ठीक ठाक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसका मतलब वहां के गरीबों को ये लग रहा था कि ये लोग अमीर हैं, ये लोग मक्कारी से जी रहे हैं। उस वक्त ये लोग कर्जा भी देते थे, और कर्जा देते थे तो भाई टैक्स तो ले, मतलब कर्जा देंगे तो सूद लेंगे, और सूद लेते थे तो सूदखोर हो जाते थे। और हिटलर ने अपनी इसी जनता की इसी भावना को क्या किया, उठाया और उठाकर अपने अंदर जोड़ लिया और कहा हम यहूदियों का विरोध करेंगे, हम यहूदियों का विरोध करेंगे। और उसने यहूदी विरोधी भावना शुरू कर दी कि यहूदी समाज की बुराई है, इनको खत्म करना पड़ेगा, ये खतरनाक है, इसको समाज से ही निकाल दो तो अच्छा रहेगा, देश का भलाई तभी हो पाएगी जब ये देश में नहीं रहेंगे। ऐसे करके कई सारी ऐसी अफवाहें फैला दी जिससे लोगों को लगने लगा यह क्या कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। और उसी चीज को लोगों ने देखा और हिटलर को इसी चीज से काफी प्रोत्साहन मिला और हिटलर की यहूदी विरोधी भावना यहाँ पर काम कर गई, ठीक है। इसके बाद और भी कई सारी चीजें थी जो देखेंगे हम, फटाफट आते हैं क्योंकि आज का टॉपिक में हम हो सके तो इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और जो दो तीन और छोटे छोटे कारण थे उनमें सबसे पहला आता है, देखो ये क्या, कि जर्मनी की सैन्य प्रवृत्ति, सैन्य प्रवृत्ति मतलब जर्मनी के लोग सेना में बहुत विश्वास रखते हैं। जर्मनी का एकीकरण तक सैन्य दम पे किया गया है। बिस्मार्क ने रॉक्टोर लॉ की नीति अपनाई थी जब जर्मनी को इकट्ठा किया जा रहा था। तो अभी आप नहीं जानते हो, जर्मनी का एकीकरण 10th का टॉपिक है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिंट ले लीजिए कि जर्मनी टुकड़ों में टूटा हुआ था, ठीक है। और जर्मनी को एक करने के लिए सेना के दम पर युद्ध लड़ा गया और युद्ध लड़के जर्मनी को एक देश का नाम दिया गया। तो इसलिए जर्मन में थोड़ी सी विचारधारा क्या थी लोगों की, इस टाइप की थी, जिसके हिसाब से वो लोग इसका समर्थन किया करते थे या फिर नाजीवाद का समर्थन किया करते थे। और प्रथम विश्व युद्ध में स्थिति ऐसी बदल गई थी कि लोग तैयार हो गए थे, भाई दृष्टिकोण लोगों का बदल गया था। जर्मनी के लोग सैनिकों को ज्यादा ध्यान देना फिर से शुरू कर दिए थे और इसी वजह से लोग धीरे बढ़ते जा रहे थे, सैनिकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई थी। लेकिन आपको पता है इंग्लैंड ने जर्मनी की पावर को कम करने की कोशिश की थी और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इसके लिए उन्होंने जर्मनी की सेना को लिमिटेड कर दिया था। और जर्मनी का एकमात्र गर्व का बात है उसका सैनिक, और आप उसके सैनिकों को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो जर्मनी के लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगा, उन लोगों को बहुत बुरा लगा। और इसी वजह से तो वो बेचारे समझ नहीं पाए कि इसको क्या करना है, ठीक है। और इसी वजह से उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इसको देखना समझना शुरू कर दिया और सैनिकों का प्रवृत्ति का ज्यादा जोर पड़ना शुरू हो गया, सैनिकों को ज्यादा समर्थन मिलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद सैनिक प्रवृत्ति की विचारधारा जो थी वो काफी ज्यादा ऊपर चली गई, काफी ज्यादा लोग सैनिकों का समर्थन करने लगे कि हाँ ये लोग सबसे अच्छे हैं, यही लोग आगे जाएंगे, यही लोग देश को आगे ले जाएंगे। और यही रीजन था कि हिटलर ने, जब सेना की संख्या कम कर दी गई तो हिटलर ने क्या किया, अपने विचारधाराओं पर काम कराना शुरू कर दिया। अच्छा, आप सेना कम करवाए हो ना, हम प्राइवेट एसोसिएशन में सेना रखेंगे जिससे लोगों को सैनिक जैसा फीलिंग आएगा, लेकिन सैनिक ओरिजिनल नहीं रहेंगे लेकिन फील तो सैनिक जैसा आएगा। अब देश की प्रवृत्ति में सैनिक बनना गर्व की बात है, तो आप खुद बताओ सैनिक बनने के लिए लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और आए, और क्या लोग आए, भर भर के जनसंख्या में लोग आए और सैनिकों की भर्ती ली गई। हिटलर ने एक स्वयंसेवक संगठन बनाया तो उससे सैनिकों की मनोबलती क्या हो गई, ज्यादा बढ़ते चली गई। अब जब सैनिकों की प्रवृत्ति में सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया तो दो चीजें हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई
और और सैनिकों का जो मेन मनोबल था कि अरे यार हम अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो मनोबल खत्म हो गया। तो दो दो चीजें थी जो सैनिकों के दांव हाथ से चली गई और सैनिकों से छूट गई, और इन चीजों के छूटने पर जर्मनी के लोग बौखला गए, और इस बौखलाहट का फायदा हिटलर ने बहुत अच्छे से उठाया और सैन्य प्रवृत्ति के लिए अपनी चीजों का इस्तेमाल करके स्पेशल संगठन बनाने शुरू कर दिया। इसी वक्त उसने कहा कि हम नाजी दल को एक दल नहीं एक सेना मानते हैं, और लोग पागल हो गए, अरे सेना, सैन्य प्रवृत्ति, चलो यार दौड़ के चलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने डील किया। साथ ही साथ अगले टॉपिक की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जर्मनी के गणतंत्र की विफलता। जर्मनी के गणतंत्र की विफलता, आप किसके बारे में क्या जानते होंगे? 1919 में जब महाराज गद्दी छोड़ के भाग गए, जब महाराज के बस में कुछ नहीं बचा और गद्दी छोड़ के महाराज भाग गए, तो उस वक्त जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की गई। क्या की गई? गणतंत्र की स्थापना की गई। वीमर रिपब्लिक नाम का एक गणतंत्र बनाया गया, वीमर गणतंत्र नाम का एक संगठन बनाया गया, जो गणतंत्रता के तौर पर क्या कर रहा था, गणतंत्र के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन इसने सरकार के सामने कई सारी ऐसी चीजें कर दी थी जिसको लोगों को बुरा लग रहा था। जैसे सबसे पहले 1919 में वीमर या वेमर गणतंत्र बना था। अब एक बात ध्यान में रखो, वीमर गणतंत्र को लोग पसंद क्यों नहीं किए? वीमर गणतंत्र को ना पसंद करने के पीछे लोगों का मकसद क्या था, लोगों की थॉट क्या थी, सुनो, ठीक है। वीमर गणतंत्र वैसी चीज है जिसके अंदर इंग्लैंड का वर्चस्व ज्यादा था, जर्मनी का वर्चस्व कम था, इंग्लैंड का वर्चस्व ज्यादा था। देख के लगता था कि ये लोग इंग्लैंड से ज्यादा प्रभावित हैं, तो जर्मनी के लोग कभी इंग्लैंड की चीज को प्रमोट करेंगे? हाँ, नहीं ना। तो गणतंत्र होते हुए भी इसका क्या होने लगा, विरोध होने लगा। लोग धीरे धीरे करके इसको अपोनेंट मानने लगे और इसने कुछ गड़बड़ कर भी दी, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर गणतंत्र बना। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि इंग्लैंड प्रभावित था, प्रभावित, ठीक है। इस पर प्रभाव किसका था? इंग्लैंड का था। लेकिन और ये कह सकते हैं कि इसने वर्साय की संधि, क्या वर्साय की संधि की करके देश में और अपमान ले लिया, देश में और अपमानित हो गया, और अपमानित हो गया या हुआ। अब देखो, देश में जितना अपमानित हो रहा है उतना ही तो इसका प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। देश में के लोग इसका फेवर करना छोड़ेंगे, जितना ज्यादा ये अपमानित होगा उतना ही ज्यादा इसका फेवर लोग छोड़ते जाएंगे, ठीक है। और अपमानजनक संधि के बाद जो गणतंत्रता थी या गणतंत्र था, उसका पावर धीरे 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 करके लूज होने लगा। और उस वक्त ना 3-4 विचारधारा बहुत तेजी पर थी। उस वक्त रूस की तरफ से एक साम्यवादी विचारधारा जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं, बहुत तेजी पे था। ये गणतंत्र वाले लोग अलग विचारधारा के साथ थे, और कुछ लोग थे जो इस बारे में बिलीव करते थे कि राजा ही अच्छे थे। क्या थे? राजा ही अच्छे थे। तो देश जो था ना, वो गणतंत्रता को छोड़ के बाकी सबके समर्थन में था। कुछ लोग कम्युनिस्ट का समर्थन करते थे, कुछ लोग राजा का समर्थन करते थे, कुछ लोग किसी का समर्थन नहीं करते थे, कहते थे कि देश अपने से चलाएंगे हम लोग, जिसको एनार्किस्ट कहते हैं, जो किसी में भरोसा नहीं रखते, जो किसी सरकार पे भरोसा नहीं करते, उनको एनार्किस्ट कहते हैं, जिनको सरकारें ही पसंद नहीं, ठीक है। तो उन लोगों ने ये देखा, और उसी वक्त सामाजिकवादी लोग जो थे, उस वक्त जो प्रजातंत्र, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, उन लोगों ने इस गणतंत्र को सही तरीके से चला नहीं पा रहे थे। उन लोगों को लगा कि इसको क्या करना होगा, मतलब कैसे भी करके चलाते रहना होगा, हमारा सरकार है। लेकिन उस वक्त ना एक स्पार्टाकस
आंदोलन बहुत तेज चल रहा था। स्पार्टकस आंदोलन बहुत तेज चल रहा था। स्पार्टकस आंदोलन क्या था, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये जान लो कि स्पार्टाकस आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके अंदर ये जितने भी संधियां वगैरह की गई है ना, इन सभी को विरोध के तौर पर देखा जाएगा। ये सभी हमारे देश के दुश्मन कंसिडर किए जाएंगे। सीधा सीधा बोल रहा है कि दुश्मन कंसिडर करेंगे हम इसको, ठीक है। और इसी वजह से इसका विरोध हो रहा था और उसको स्पार्टाकस आंदोलन कहते हैं। स्पार्टाकस मतलब ये होता है, स्पार्टाकस का मुख्य मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है जो परंपरा चल रही है इसका खंडन करना, वो होता है स्पार्टाकस, ठीक है। तो स्पार्टाकस आंदोलन उस वक्त बहुत जोर चल रहा था, यानी गणतंत्र चल रहा है, इस गणतंत्र का पुरजोर विरोध करना, बिना देखे बिना सुने विरोध करेंगे हम। हमको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, हमको कुछ नहीं पता क्या करना है, हमको विरोध करना है, हमारी विचारधारा विरोध की है। एक बात ये आ गई। तो इसी वजह से थोड़ा सा हिटलर का उदय मिला। गणतंत्र बेचारा कमजोर है और उसी वक्त हिटलर ने अपनी बाजी मार ली। देखो, जब आपका दुश्मन कमजोर हो तब मौका मार देना चाहिए, और इसी वक्त गणतंत्र कमजोर था और हिटलर ने उस कमजोर गणतंत्र में ही अपने दांव चलाए। लेकिन शुरुआत में हिटलर ने सोचा कि गणतंत्र ही पलट देंगे, क्या कर देंगे, लोकतंत्र रहने ही नहीं देंगे, लोकतंत्र भसा देंगे, लोकतंत्र गिरा देंगे, हटा देंगे, रखेंगे ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है? एक सरकार जो चल रही है आप उसको नहीं गिरा सकते। एक जो देश के अंदर बढ़िया संगठित हो गई है सरकार, आप उसको नहीं गिरा सकते। क्यों नहीं गिरा सकते? क्योंकि फिर वो गिरेगी तो उसका अल्टरनेटिव देना पड़ेगा लोगों को। अल्टरनेटिव देने का मतलब जो चीज चल रही है अगर आप उसको गिरा दोगे तो लोग दूसरा चीज उसके जगह रख देंगे। यानी आप उससे बढ़िया चीज बनाओगे ना तो लोग आपको उठा के उसकी जगह रख देंगे, लेकिन अगर आप किसी बढ़िया चीज को हटा दोगे तो लोग उसकी जगह दूसरा कुछ बढ़िया उठा के रख देंगे, आपका नंबर अभी नहीं करेगा। तो हिटलर ने यही समझ लिया था और इसीलिए हिटलर ने कहा कि मैं गणतंत्र के बाहर से गणतंत्र को खत्म नहीं कर सकता। उसने सत्ता पलट करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा। तो इसीलिए हिटलर ने शुरुआत के समय में सत्ता पलट के लिए काफी योगदान दिया, लेकिन जब उसके कारनामे या जब उसके योगदान की चीजें जो थी वो सही तरीके से, सफल तरीके से सामने नहीं आ पा रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम सिस्टम के अंदर घुस के काम करें, और वो गणतंत्र के अंदर शामिल हो गया और शामिल होकर गणतंत्र को खत्म करने की कोशिश की। आपको याद होगा, उसने घुसकर पार्लियामेंट में जीत हासिल की, राष्ट्रपति की हत्या हुई, पार्लियामेंट खत्म हो गया, संविधान पलट दिया गया, कई सारी चीजें थी, ये सब कुछ था। उसके बाद एक अगला आता है सभी वर्गों से समर्थन। हिटलर कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था। उसने विचारधारा जो थी ना अपनी, कि हम नाजी लोग हैं, हमको अपने विचारधारा से काम करना चाहिए, हमारा अपना व्यक्तित्व है, हम अपने तरीके से जीते हैं, उस विचारधारा को एक नया रूप दे दिया। उसने इस विचारधारा को ऐसे लोगों के सामने प्रकट किया कि लोगों को लगा यही सही है, यही हमें करना है। हिटलर और नाजी लोग शुरुआत के समय में जनता का समर्थन के लिए बहुत कुछ करने को तैयार थे। उन लोगों ने ये तक एक्सेप्ट कर लिया था कि जनता ही क्या करेगी, हमारे देश को प्रगति दिलाएगी। क्या करेगी? जनता ही हमारे देश को प्रगति दिलाएगी। और इसी वजह से उन लोगों ने जनता के बीच में जाकर लोगों को झकझोरना शुरू कर दिया। कुलीन वर्गों ने अब देखो, बात यह है कि हिटलर का सभी वर्गों का समर्थन मिला है, एक वर्ग से फेमस हुआ नहीं है। क्यों? जो धनी थे वो चाहते थे कि गणतंत्र खत्म हो। क्यों? क्योंकि गणतंत्र में सबको राइट मिलता है, और धनी लोगों को तो लगता था कि हम ही सिर्फ धनी है, हम ही पावरफुल है और किसी को पावर नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए वो थोड़े जलते थे और वो गणतंत्र को खत्म करना चाहते थे। और गणतंत्र को खत्म करने का एकमात्र स्रोत कौन दिख रहा था उनको? हिटलर। तो हिटलर को पावर में लाओ, तो हिटलर को पावर में लाना शुरू कर दिया। नाजियों ने एक नई व्यवस्था शुरू की थी, छात्रों के दिमाग में ऐसी बातें बिठाओ जिससे छात्रों को लगे कि हम सबसे सही हैं। और इसीलिए उन लोगों ने देश के विरोध करने वाले लोगों के विरोध में छात्रों के दिमाग में ऐसी विचारधारा बैठा दी कि ये लोग गलत हैं, इन लोगों ने देश को भ्रष्ट कर रखा है, इन लोगों ने देश को बिगाड़ रखा है, और नाजी लोग ही सिर्फ वो है जो क्या कर सकते हैं, जो देश को बचा सकते हैं।
और इसी विचारधारा के फलस्वरूप नाजियों का समर्थन शुरू किया गया। नाजियों का समर्थन इसी विचारधारा के फलस्वरूप शुरू हुआ और इसी विचारधारा के दरमियान छात्रों ने और नवयुवकों ने इसका समर्थन करना शुरू किया और जैसे जैसे छात्र और नवयुवक इसका समर्थन कर रहे थे वैसे वैसे इसकी पावर बढ़ते जा रही थी। ये तो हो गए छात्र कुलीन। अब बात करते हैं किसान और मजदूरों की। किसान और मजदूर किसी का समर्थन ऐसे ही नहीं करते, कल उठे और उठ के समर्थन पे चले गए, ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं होता। किसानों और मजदूरों को रियल सच्चाई दिखानी पड़ती है। हिटलर किसान और मजदूरों को ऐसे दिखाता था कि आप लोग देश के स्रोत हैं, आप लोग देश की पूंजी हैं और ये जो बड़े शहर हैं, ये जो बड़े औद्योगिकृत शहर हैं, ये आपकी जीवनचर्या पलट रहे हैं, ये आपका डेली लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। हम अगर पावर में रहे तो ये जीवनचर्या ठीक रहेगी, आपको कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। और इसी वजह से हिटलर का काफी समर्थन बढ़ रहा था। हिटलर को काफी ज्यादा व्यक्तित्व में सुधार देखने को मिला, लोग हिटलर को पसंद कर रहे थे। अब अगर बात करें और भी एक दो चीजों की, तो जो व्यापारी वर्ग थे उनका क्या होगा। अभी तक आप सिर्फ ऊपर से नीचे आते जा रहे हो, बड़ा बड़ा छोटा छोटा छोटा, ठीक है। व्यापारी वर्गों की बात करें तो एक बात याद रखना, पूंजीपति लोग कभी भी सरकार को नहीं हटाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार जो रहती है वो पूंजीपतियों के फेवर में रहती है। वो हिटलर को क्यों समर्थन करेंगे? लेकिन उन्होंने किया, क्यों किया समर्थन? देखो, जो सरकार थी उन्होंने कुछ ऐसी संधियां कर ली थी और कुछ ऐसे बुरे हालातों को में फंस गई थी ना, जिसके वजह से पूरे के पूरे देश पे सबको असर पड़ रहा था। पूंजीपति अलग तो है नहीं, उसी देश के हिस्से हैं, तो उनपे भी असर पड़ रहा था। पूंजीपतियों का मेन एम क्या था? पैसा कमाना। व्यापारियों का मेन एम क्या होता है? पैसा कमाना। उनको ये मतलब नहीं है कौन किसको मारा, कौन किसको काटा, किसने किसको मार दिया, किसने किसको जला दिया, ना ना ना, हमको इस सबसे मतलब नहीं है। हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब है कि हम इसको लेके चलेंगे, लेके समझेंगे, देखेंगे कि हालात क्या कर रहे हैं। अगर हालात हमारे काबू में रहे, अगर हालात हमारे काबू में रहे तो ठीक ठाक है, नहीं तो हम भाई इसका समर्थन नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने देखा कि सरकार ने पूंजी को ही खत्म कर दिया है, पैसे रुपए के मामले में सरकार गिरते जा रही है, सब दबा दिया। आपको मुद्रास्फीति समझ में आया ना, जहां 1 रुपए, जहां जर्मन के मुद्रा की वैल्यू ही नहीं रही। वो लोग अमेरिका से सामान खरीद के लाते थे जर्मनी में बेचने के लिए, तो जर्मनी में उसको खरीदने वाला ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उस सामान के बराबर जितना पैसा लगेगा उतना है ही नहीं किसी के पास। आपको इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि जर्मनी में पैसे की वैल्यू इतनी कम हो गई थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दूसरी चीजों की वैल्यू इतनी बढ़ गई थी कि पैसे की वैल्यू ही नहीं रही। आप आज एक बिस्किट खरीदने जाते हो तो 5 रुपए में आपको थोड़ा मोड़ा काम लायक बिस्किट मिल जाता है। स्टैंडर्ड वाला पे जाओगे तो एक एक बिस्किट मिलेगा 5 रुपए का, एक खाली लेकिन उधर नहीं जाते हैं, साधारण पे 5 रुपए में आपको एक बिस्किट का पैकेट मिलता है। अगर मुद्रास्फीति हो जाए ना, क्या होगा कि आप 10 लाख रुपए लेके जाओगे तो आपको एक बिस्किट का पैकेट मिलेगा। मुद्रास्फीति हो जाती है तो ऐसा होता है। मुद्रास्फीति में एक चीज का दाम कई गुना बढ़ जाता है। 200-300 रुपए तो छोड़ो, हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए तक का चीज बिकने लगता है मुद्रास्फीति में। 1 रुपए की चीज 1000 में बिकने लगती है, ऐसा होता है। और मुद्रास्फीति की वजह से व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। उनका सारा का सारा खेम किस चीज पर है भाई? कि हमारा पैसा आएगा, हमारी पूंजी लगेगी, उससे हम कमाएंगे। इसी वजह से वो समर्थन करने लगे हिटलर का। उन्होंने कहा कि पुरानी बीमर गणतंत्र ने मुद्रास्फीति लाई है, आप मुद्रास्फीति हटा दोगे तो हमारे देश की भलाई होगी। और यही तो चाहता था हिटलर कि हमारा फेवर करे जनता, हम जनता का समर्थन आगे बढ़ाते रहेंगे। यही तो चाहता था हिटलर का मेन एम ही यह था कि जनता उसके समर्थन में आए, और जनता उसके समर्थन में आई। और सबसे आखिरी है, मैं इसको सबसे आखिरी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसको ये बहुत ही अच्छा है। क्या है ये? हिटलर का व्यक्तित्व, हिटलर की थॉट कैसी थी। एक बात याद रख लीजिए कि हिटलर के अंदर एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि वो जनता को लुभा लेता था, जनता का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर। उसके अंदर भाषण शैली बहुत जबरदस्त थी। हिटलर का भाषण
जो भी सुनता था लोग कहते थे कि यही है, इसी को जाओ, इसी के साथ रखो, इसी के साथ रहना चाहिए। वो भड़काऊ भाषण नहीं देता था, वो जनता के दिल से जोड़ता था। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जनता के दिल से जुड़ते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ही ऐसा भाषण देते हैं जो जनता के दिल से जुड़ जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा ही कई सारे, बहुत ही कम ऐसे नेता होते हैं जो जनता के दिल से जुड़ने लायक भाषण देते हैं या विचारधारा को बताते हैं। तो इस तरीके से हिटलर काम करता था, समझ रहे हो? वो जनता को प्रभावित करता था दिल से, और इसी वजह से जनता प्रभावित हो जाती थी। और हिटलर का व्यक्तित्व ही समझदार था। हिटलर हमेशा ऐसे खड़े रहता था एक सैनिक की तरह, उसकी वेशभूषा एक सैनिक की तरह रहती थी। लोगों को देख के लगता था कि हाँ, एक सैनिक खड़ा है, एक देश का व्यक्ति खड़ा है जो देश को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ये हिटलर के उदय के कारण थे। अब हिटलर के कुछ कार्य और नाजीवाद के कुछ प्रभाव बचे हैं, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।